बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आउट द चैप्टर कवर करने थे और इनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। आज जिन एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे जो आज के लेक्चर के अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे हैं जावा एक्सेप्शन की हायरार्की को समझना और इसके अलावा फाइनली ब्लॉक के रोल को बेहतर तरीके से समझना। और ये बात मैं आपको अभी बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग के अंदर और आज की लेक्चर रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको नेटबीन्स के ऊपर कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन जो सी है वो नहीं दिखाई। जो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग का थर्ड पार्ट हो आने वाला है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की डिमॉन्स्ट्रेशन नेटबीन्स के ऊपर रन करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम का बिहेवियर किस तरह का होता है और तमाम इन कॉन्सेप्ट्स को उसके थ्रू जो है बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, बिफ़ोर मैं इस लेक्चर की डिटेल के अंदर जाऊँ, आज का ये जो लेक्चर है ये मैं पहले बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को मोर और लेस तकरीबन हमने कवर कर लिया था, बट आज हम कुछ मज़ीद डिटेल पॉइंट्स को जो सा है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सेप्शन क्लासेस इनहेरिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्लास एक्सेप्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको हाईलाइट किया था कि जो एक्सेप्शंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं थ्रोएबल से, वेयर एज यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन से जो है ओरिजिनेट होती हैं। एक्सेप्शन क्लासेस इनहेरिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्लास एक्सेप्शन। तो मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स को भी आगे आने वाली स्लाइड के अंदर एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करूँगा। फ्रॉम इनहेरिटेंस हायरार्की, जो कि एक्सेप्शन की जो इनहेरिटेंस की हायरार्की है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस मौजूद होती हैं तमाम एक्सेप्शंस जो सी हैं टाइप ऑफ एक्सेप्शंस होती हैं। इट कैन एक्सटेंड दिस हायरार्की विद योर ओन एक्सेप्शन क्लास। आप खुद भी एक्सेप्शन की क्लास बना सकते हैं एक्सेप्शन या इसकी किसी भी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करके। फिगर 11.3 शो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनहेरिटेंस हायरार्की फॉर क्लास थ्रोएबल। जैसे मैंने कहा था कि थ्रोएबल से जो है एक्सेप्शंस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं लेटर ऑन। इस स्लाइड के फर्स्ट बुलेट के अंदर कहा गया है एक्सेप्शन से इनहेरिट हो रही होती हैं, तो मैं इन दोनों को आपको डिटेल में 11.3 फिगर के अंदर क्लियर करूँगा। Only throwable objects can be used with the exception handling mechanism. Class throwable has two subclasses, exception as well as error. तो ये डायग्राम है मगर मैं इसके बाद में आता हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को मज़ीद कवर कर लूँ। क्लास एक्सेप्शन एंड इट्स सब क्लासेज रिप्रेजेंट एक्सेप्शनल सिचुएशंस that can occur in Java program. These can be caught and handled by the application. जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्सेप्शन और एरर के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के शुरू के अंदर आपको जो है वो रिप्रेजेंट किया था कि फ़र्क क्या होता है, और फिर यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड के अंदर उसने कहा कि थ्रोएबल जो सा है उसकी दो जो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक एरर है और एक एक्सेप्शन है। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डिटेल में कवर करूँगा और समझाऊँगा। क्लास एरर एंड इट्स सब क्लासेस रिप्रेजेंट एबनॉर्मल सिचुएशन दैट हैपन इन द JVM. Error happen infrequently. These should not be caught by applications. Applications usually cannot recover from errors. But on the other end, applications are possible to be recovered from the exceptions. So basically, throwable ये एक parent है और इसकी यहाँ पे दो child हैं, एक exception है और एक error है। एरर आपको पता है कि जो यूजुअली आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जो जो एकर होते हैं उनको एरर्स कहा जाता है। वेयर एज ऑन दी अदर एंड जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से एक्सेप्शंस आती हैं, यानी कि अनवांटेड सिचुएशंस दैट माइट अकर। तो जब वो अकर होती हैं तो वो एक्सेप्शन कहलाती हैं। तो बेसिकली एक्सेप्शन लास्ट लेक्चर के अंदर कहा गया था कि थ्रोएबल की तमाम चाइल्ड जो हैं वो एक्सेप्शन के ज़िम्मे में अंदर आते हैं। वेयर एज यहाँ पे इसने कहा कि एक्सेप्शन तो बेसिकली थ्रोएबल एक मेन जो है वो इंटरफेस है जो कि एक्सेप्शन और एरर दोनों जिनको इनहेरिट कर रही हैं थ्रोएबल को, और एरर जो से हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उनको आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन के अंदर भी जो है वो दो तरह की एक्सेप्शंस होती हैं। एक होती हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी है चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं। बट यहाँ पे आप ये देख लेंगे जैसे कि ये रन टाइम एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंदर जो मेन चाइल्ड क्लास है वो रन टाइम एक्सेप्शन है और आईओ एक्सेप्शन है।
इनमें से एक जो है वो चेक कैटेगरी के अंदर आती है और एक अनचेक कैटेगरी के अंदर आती है, तो इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। और इस हायरार्की को, इस जो इनहेरिटेड हायरार्की है, इसको जहन में रखिएगा। इसको हमने पॉलीमॉर्फिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इस लेक्चर के एंड में देखना है। Checked exceptions versus unchecked exceptions. Compiler enforces a catch or declare requirement for checked exceptions. So ऐसी exceptions जो कि checked हैं, उनको उनको उनके लिए ट्राई कैच ब्लॉक, ऐसी कोड जिसके अंदर चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, उनके लिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखना लाजमी है। वेयरएज ऑन दी अदर एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन वगैरह, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं, इनके लिए लिखना लाजमी नहीं होता। बट लिखना अच्छा है ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मल बिहेव ना करे, मगर लिखना लाजमी नहीं होता। इसके अलावा ये नीचे कह रहे हैं कि एन एक्सेप्शंस टाइप डिटरमाइंस वेदर इट इज़ चेक्ड और अनचेक्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि कोई एक्सेप्शन जो सी है वो चेक्ड या अनचेक्ड नहीं है, ये उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ क्लास रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। सो ऐसी एक्सेप्शन जो कि यहाँ मैंने आपको बताया था, रन टाइम एक्सेप्शन या इसकी तमाम जो चाइल्ड क्लासेस हैं एक्सेप्शंस की, वो अनचेक एक्सेप्शन हैं और इनको इनको हैंडल करना लाजमी नहीं होता, मगर आपके प्रोग्राम की बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए बेहतर है कि आप उसको कर लें, बट कंपाइलर आपको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। टिपिकली कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन योर प्रोग्राम्स कोड, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, फॉर इंस्टेंस आप -1 इंडेक्स को या फिर आप अपनी नंबर ऑफ इंडेक्सेस जितने हैं उससे ज़्यादा बड़े इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें। अरिथमेटिक एक्सेप्शन जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन बट नॉट रन टाइम एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शंस। सो बेसिकली ऐसी एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन की चाइल्ड हैं मगर रन टाइम एक्सेप्शन की ट्री में नहीं आती, यानी कि आईओ एक्सेप्शन या इसके अलावा जो बाकी एक्सेप्शंस हैं वो, या इनकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है और इनको कंट्रोल करना लाजमी होता है, अदरवाइज प्रोग्राम के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। और देर कॉज्ड बाय कंडीशंस दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, फॉर इंस्टेंस फाइल प्रोसेसिंग, या फिर आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं किसी आउटर सोर्स के साथ, तो वो अगर अनस्टेबल हो और वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ऑफन होते हैं, तो इसलिए आप इनको चेक्ड एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करते हैं। द कंपाइलर चेक्स each method call and method declaration to determine whether the method throws a checked exception or not. और अगर करे तो फिर वो उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इसको पहले आप कंट्रोल करें। इफ सो द कंपाइलर verifies that the checked exception is caught or the declaration of throws clause is available. अगर नहीं तो आपको बाउंड करेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि काइंडली इसको आप कंट्रोल करें। Throws clause specifies the exceptions and method throws. Such exceptions are typically not caught in the method's body. तो बेसिकली जो है वो या तो थ्रोज आप डिक्लेयर करें या फिर आप जो है वो एक्सेप्शन को ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू जो है वो इनको केटर करें। टू सेटिस्फाई द कैच पार्ट ऑफ द catch or declare requirement, the code that generates the exception must be wrapped in a try block and must provide a catch handler for the checked exception type. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके कोड का कोई हिस्सा जो कि चेक एक्सेप्शन कॉज कर सकता है, आपने उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है और ट्राई ब्लॉक के बाद उसकी कैचेस आपने लिखने लाजमी हैं। क्लास भी तो नहीं कह सकते बिकॉज आप उसको एलिमिनेट करके फाइनली से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट उसको आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर लाजमी लिखना है और बेहतर यही है कि आप उसको कैच करें, लेकिन चेक एक्सेप्शन को आप ट्राई ब्लॉक के बाहर नहीं लिख सकते, दिस इज़ फॉर श्योर। To satisfy the declaration part of catch or declare requirement, the method must provide a throws clause containing the checked exception type after its parameter list and before its method body. तो बेसिकली ये बिल्कुल वैसे ही कह रहा है कि अगर एक मेथड के अंदर जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो आप उस मेथड की डिक्लेरेशन के अंदर, मेथड की जो डिक्लेरेशन होती है बॉडी से पहले, कर्ली ब्रेस से पहले, तो वहाँ पे थ्रोज के साथ जो है आप चेक्ड एक्सेप्शन जो सी हैं वो सारी की सारी डिक्लेयर करें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था। इफ़ अ कैच हैंडलर इज़ रिटन to catch superclass exception object, it can also catch all the objects of that subclass of that class subclasses. अब मैं आपको इसके हवाले से बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि ये हायरार्की को अपने जहन में रखिएगा। मैं वापस चलता हूँ इसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस आपने एक ट्राई ब्लॉक लिखा और आपने ट्राई ब्लॉक लिखने के बाद आपने सबसे पहला जो कैच किया वो टाइप एक्सेप्शन का था,
और उसके बाद आपने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के कैच लिखे, यानी कि पहले ट्राई ब्लॉक है, उसके बाद आपने जो अगला कैच लिखा वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इटसेल्फ को आपने कैच किया, और उसके बाद आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन या कोई भी एक्सेप्शंस किए हैं। तो तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, सिंस कंपाइलर टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जो है प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करता है और इवन के कंपाइल टाइम पे भी जो है वो उसको वेरीफाई करता है, तो ट्राई ब्लॉक के बाद जैसे ही पहली अप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक आपके प्रोग्राम को मिलेगा वो उस कैच को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये नहीं देखेगा कि आगे आने वाला जो, ये नहीं फिगर आउट, वो इस बात के ऊपर नहीं डिसीजन ले सकेगा कि अभी जिस कैच को मैं ऑप्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही जेनेरिक कैच है, नीचे हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कैच मेरे मुताबिक का लिखा हो, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता, बिकॉज वो इसको छोड़ के चांस नहीं ले सकता नीचे आने का, बिकॉज नीचे अगर उसको नीचे वाली लाइंस ऑफ कोड के अंदर अगर उसको अपना दी मोस्ट रेलिवेंट कैच ब्लॉक नहीं मिलता, फॉर इंस्टेंस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, तो वो जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो ऊपर वापस जो फर्स्ट कैच ब्लॉक था एक्सेप्शन का उसके ऊपर नहीं आ सकेगा। तो इसीलिए वो जैसे ही पहली मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन टाइप उसको मिलती है, चाहे वो वही टाइप हो या उसकी पेरेंट हो, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप जो फॉर इंस्टेंस अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, यानी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना है, तो उसका रेफरेंस जो सा है वो बजाय इसके कि इंतज़ार करे कि नीचे कहीं अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक होगा और मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ही रेफरेंस वेरिएबल को अपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करूँ, वो एक्सेप्शन टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट असाइन कर देगा। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट कि यहाँ एक्सेप्शन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी कैच के अंदर अप्लाई हो रहा होता है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, कमिंग बैक टू आवर जो हमारा ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। ऑल राइट, दिस अनेबल्स कैच टू हैंडल द रिलेटेड एक्सेप्शंस पॉलीमॉर्फिकली, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन कैच ईच सब क्लास इंडिविजुअली इफ़ दोज एक्सेप्शंस रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसिंग, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोसेसिंग नहीं करते तो आप उनको जेनेरिकली भी हैंडल कर सकते हैं। एक तरीक़ेकार वो है जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जावा SE7 जो सी है हमें मल्टीपल कैच को इकट्ठा करने की ऑप्शन दे रही है, और दूसरा ये कि आप जेनेरिक कैच के थ्रू भी तमाम को एक ही कैच में कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने ट्राई के बाद एक कैच लिखा है जिसके अंदर आप एक्सेप्शन टाइप की कैच प्रोवाइड कर रहे हैं रादर के अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो फिर उसके अंदर तमाम के तमाम कैच जो से हैं उसी के अंदर एंटरटेन हो जाएंगे, आपको नए कैच लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा आप तब करेंगे जब आप कैच बॉडी के कैच की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आप कुछ जो एक्शंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो जेनेरिक हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई तो इस तरह का बिहेवियर आएगा, अगर जो है वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आई तो डिफरेंट तरह का बिहेवियर आएगा। अगर बिहेवियर एक तरह के आपने कैच में दिखाने हैं तो आप एक ही कैच जो है वो लिख सकते हैं पेरेंट टाइप का। इफ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स मैच अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन टाइप ओनली द फर्स्ट मैचिंग कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे एक्सेप्शन इटसेल्फ का जो कैच है वो भी रेलिवेंट है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का भी कैच है, तो जो पहले कैच आ जाएगा वो चलेगा, वो इंतज़ार नहीं करेगा कि बाद में शायद मोर रेलिवेंट कैच मुझे मिल जाए। It is compilation error to catch the exact same type in two different catch blocks associated with the particular try block. So basically आप एक ही टाइप के कैच जो है वो दो दफ़ा जो है वो ट्राई के नीचे नहीं लिख सकते। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आता है फाइनली ब्लॉक के हवाले से, और ये बताना यहाँ पे चाह रहा है कि फाइनली ब्लॉक जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है और किन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो फाइनली ब्लॉक चलेगा और किन सर्कमस्टांसिस के अंदर फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली फाइनल ब्लॉक का मकसद ये था कि जैसे ही प्रोग्राम एबनॉर्मली एग्जीक्यूशन एंड करने लगे तो आप कुछ काम ऐसे करना चाहेंगे, यानी कि अपने प्रोग्राम की मेमोरी, प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बिखरी हुई होंगी जिनको आप समेटना चाहेंगे। फॉर इंस्टेंस आपकी जो मेमोरी लीक है या फिर आपने जो मेमोरी एक्वायर की हुई है आप उसको जो है वो उन रिसोर्स को रिलीज़ करना चाहेंगे। C++ के अंदर ऐसा ज़रूर होता था कि प्रोग्राम अगर एबनॉर्मली टर्मिनेट करे तो रिसोर्स जो से हैं वो एक्वायर्ड ही रहते थे और रिसोर्स लीक होने का ख़तरा होता था। लेकिन जावा के अंदर जो है वो गार्बेज कलेक्शन जो सी है वो ऑटोमेटिकली होती है, तो इसलिए हमें फाइनली ब्लॉक के अंदर गार्बेज कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती C या C++ की तरह। लेकिन स्टिल फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे कनेक्शन जो है वो ओपन किए हों आउटर सोर्स के साथ जो कि स्टिल ओपन रह जाएं, तो उसके स्नैरियो के अंदर हमें जो है वो ऐसे स्नैरियोज़ को हमें कैटर करने के लिए फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ता है।
और हम उनके अंदर अपनी जो पेंडिंग कनेक्शंस वगैरह जो हैं वो हम क्लोज कर देते हैं, ताकि जो थर्ड पार्टी रिसोर्स है, फॉर इंस्टेंस डेटाबेस है, वो उसके रिसोर्सेज हम फ्री कर दें ताकि कोई और उनको एक्वायर कर सके, या फ्यूचर में हम ही उनको एक्वायर आराम से कर सकें। तो ये बेसिकली फाइनली जो है उसका मकसद है। इसके बाद ये बता रहा है कि फाइनली किस सिनेरियो में चलता है और किन सिनेरियोज में नहीं चलता। फॉर इंस्टेंस, फाइनल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इज थ्रोन इन दी करस्पॉन्डिंग ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर के प्रोग्राम ने एक्सेप्शन थ्रो की है या नहीं की, फाइनली ब्लॉक लाजमी चलेगा। फाइनल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ अ ट्राई ब्लॉक एग्जिस्ट्स बाय यूजिंग अ रिटर्न, break and continue statement or simply by reaching its closing right brace। वो कह रहा है कि जी फाइनल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ अ ट्राई ब्लॉक एग्जिस्ट्स बाय यूजिंग अ रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर जो है वो कैच ब्लॉक चलता भी है तो भी जो सा है वो जो फाइनल ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। और इसके बाद वो आगे कह रहा है कि फाइनल ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट if the application exits early from the try block by calling method system.exit। अगर आप कहीं पे भी system.exit कॉल कर लेंगे ट्राई के अंदर तो आपका फाइनली ब्लॉक जो है नहीं चलेगा, एंड दिस इज़ दी ओनली कंडीशन जहाँ पे फाइनल ब्लॉक नहीं चलेगा, अदरवाइज फाइनल ब्लॉक लाजमी चलेगा। इफ़ एन एक्सेप्शन that occurs in a try block cannot be caught by one of the try block's catch handler, कंट्रोल प्रीसीड्स टू द फाइनल ब्लॉक। और अगर आपने ट्राई के अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है जिस जहाँ से एक्सेप्शन अकर हुई है मगर कोई भी कैच ब्लॉक उसको केटर करने का अहल नहीं है, तब भी फाइनली ब्लॉक लाजमी चलेगा। देन द प्रोग्राम पासिस द एक्सेप्शन टू नेक्स्ट आउटर ट्राई ब्लॉक। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी एक आपको दिखाऊंगा, एक ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है और वहाँ से एक मेथड कॉल होता है और वो मेथड के अंदर भी ट्राई ब्लॉक है, मगर जो इनर मोस्ट ट्राई ब्लॉक है उसके कैच जो हैं उस ट्राई के अंदर आने वाले एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाए, तो उसका फाइनली चल जाएगा। इनर मोस्ट ट्राई का जो है कैच तो चल नहीं पाया, फाइनली चल जाएगा, और फाइनली के बाद जो है वो एक्सेप्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आउटर ट्राई ब्लॉक को। इफ़ अ कैच ब्लॉक थ्रोज एन एक्सेप्शन द फाइनली ब्लॉक स्टिल एग्जीक्यूट्स। जैसे इसने यहाँ पे आपको, मैंने आपको भी पहले बताया और इसने भी यहाँ पे पहले आपको हाईलाइट किया। अभी एग्जाम्पल है, यहाँ पे इनको हम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्लास है यूजिंग एक्सेप्शंस और इसके अंदर एक मेथड है थ्रो एक्सेप्शन और एक और मेथड है डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन। ये दोनों मेथड यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस मेन के अंदर एक ट्राई और कैच है, और कैच के अंदर एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन को कैच किया गया हुआ है, यानी कि यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन आई ये इसको हैंडल कर लेगा विदाउट एनी इशू। ऑलराइट, और बस ये इतनी ही हमारे प्रोग्राम का मेन मेथड है, यहाँ तक कि आपने एक मेथड कॉल किया थ्रो एक्सेप्शन जो कि यूज़र डिफाइंड है, उसकी अभी हम डिटेल देखते हैं। और अगर इस मेथड कॉल से कोई एक्सेप्शन आ गई तो ये कैच जो है इसको फॉर श्योर केटर कर लेगा, सिंस ये एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन कैच है। और फिर यहाँ पे एक और मेथड है डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन का, जो भी यूज़र डिफाइन है उसको कॉल किया गया और यहाँ पे मेन एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थ्रो एक्सेप्शन और डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास थ्रो एक्सेप्शन है जिसके ऊपर उसने कहा कि chances are कि this method throws exception of type exception। ऑलराइट, लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन या इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस थी, और यहाँ पे इसने क्या किया कि ये एक मैसेज प्रिंट करने के बाद मेथड थ्रो एक्सेप्शन के बाद इसने थ्रो न्यू एक्सेप्शन, इसने क्या किया यहाँ पे थ्रो का कीवर्ड इस्तेमाल किया जो कि एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट न्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास का खुद से ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि इसने कहा कि मैं थ्रो कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस लाइन ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी ऑफ टाइप एक्सेप्शन। ठीक है, और जैसे ही यहाँ ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई तो यहाँ पे कैच ब्लॉक चला और कैच ब्लॉक ने अपना system.error.println मैसेज प्रिंट किया, और इसने फिर जो है ये एक्सेप्शन जो हमने खुद से डिफाइन करके थ्रो की थी और जिसको कैच किया था इस एक्सेप्शन ने, इसने अपना मैसेज प्रिंट करने के बाद दोबारा इसको थ्रो करवा दिया, यानी कि इसने, हमने यहाँ से बना के थ्रो करवाया था ऑब्जेक्ट, इसने उसको कैच किया और यहाँ पे उसका रेफरेंस यहाँ स्टोर हो गया, तो हम इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते थे। हमने यहाँ पे इसका मैसेज प्रिंट किया और इसने अगेन उसी एक्सेप्शन को दोबारा से थ्रो करा दिया, यानी कि अपना काम प्रिंट करवाने के बाद साथ ही इसने कहा कि जी जो एक्सेप्शन मेरे तक आई थी मैं उसको दोबारा थ्रो करवा रहा हूँ, मैंने अपने हिस्से का जो मैसेज है वो प्रिंट करवा लिया, दैट इज़ इट, और मैं मजीद इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहता, समथिंग लाइक दैट।
और उसके बाद जो है इसने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिखा और उसके अंदर भी एक मैसेज है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैसेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करें, मेथड थ्रू एक्सेप्शन, यानी कि थ्रू एक्सेप्शन मेथड के अंदर जो सा है वो इसने मैसेज प्रिंट करवाया। और उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेथड थ्रू एक्सेप्शन, यानी कि कैच के अंदर जो है थ्रू एक्सेप्शन का जो मेथड है उसके अंदर जो कैच ब्लॉक है उसका ये मैसेज है। और फिर उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूटेड इन थ्रू एक्सेप्शन मेथड के अंदर जो फाइनली का जो मेथड है वो चल गया और उसका इसने ये मैसेज प्रिंट करवाया। और उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन है यहाँ पे उसने मैसेज प्रिंट करवाया कि मेथड डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन जो है वो चल गया ऑलरेडी। यहाँ पे इसने उसके बाद जो है थ्रो एक्सेप्शन की तरह नया एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो नहीं किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट मैसेज है, तो यहाँ पे ये कैच नहीं चलेगा, बट फाइनली ऑब्वियसली लाजमी चलेगा। और फिर उसके बाद ये भी एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसी रहनी चाहिए। सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन चली और इसने क्या किया, थ्रो एक्सेप्शन का मेथड कॉल किया। जैसे ही ये मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए मेथड थ्रो एक्सेप्शन। अभी हम देखते हैं आउटपुट के अंदर, यहाँ इसने मेथड थ्रो एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर दी। एक्सेप्शन थ्रो हुई तो वैसे ही कैच ब्लॉक चल गया। और इसके बाद अब आना चाहिए सेकंड लाइन के अंदर, एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेथड थ्रो एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेथड थ्रो एक्सेप्शन जो है वो मैसेज प्रिंट हो गया। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने साथ ही एक्सेप्शन दोबारा से थ्रो कर दी। इसने एक्सेप्शन थ्रो की मगर फाइनली लाजमी चलेगा, फाइनली एग्जीक्यूशन इज थ्रोन एक्सेप्शन। हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुई थी और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं थी, मगर ये कैच के अंदर है और फाइनली ने लाजमी चलना है। ये देखें, उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूटेड इन थ्रो एक्सेप्शन, ये वाला चला। और उसके बाद जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ था उसको एक्सेप्शन थ्रो कर दी गई, बिकॉज जहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो की गई थी ये ट्राई ब्लॉक के अंदर थी, ये इसके अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर थी, तो कैच चल गया था। मगर कैच के अंदर जो थ्रो की गई है ये किसी ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो बेसिकली जहाँ से इसको कॉल किया गया है वहाँ एक्सेप्शन जो है वो चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। और ये जो एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन जो है वो थ्रो की गई है वो यहाँ ट्राई के पास आई। और इसने ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसने जो कैच की हुई है वो एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन कैच की हुई है, तो आराम से ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा। अब फोर्थ लाइन के अंदर, एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेन, ये देखें यहाँ पे इसने कहा एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेन, ये मेथड चला। और उसके बाद इसने जो है डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन का मेथड कॉल कर लिया और उसके अंदर इसने मैसेज प्रिंट करवाया, मेथड डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन। उसके बाद ये देखें, मेथड डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन, और उसका कैश तो चलेगा नहीं बिकॉज कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई भी इसके अंदर, तो फाइनली ने लाजमी चलना है। और फाइनली एग्जीक्यूटेड इन डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन के अंदर, तो इसने यहाँ पे कहा कि फाइनली एग्जीक्यूटेड इन डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन। और उसके बाद इसने ये एंड ऑफ मेथड डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन का मैसेज यहाँ प्रिंट कर दिया और ये वापस आया मेन के अंदर और यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन एंड हो गई। एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर ये थ्रो एक्सेप्शन भी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखी जाती तो यहाँ पे इसने केटर हो जाना था। एक और बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर ये एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन जो कि यहाँ पे थ्रो की गई हुई है यहाँ पे आती और यहाँ पे जो कैच था वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का होता, तो ये कैच नहीं चलना था और कंट्रोल जो है वो कंपाइलर के पास चले जाना था और कंपाइलर ने अपनी जो एक्सेप्शन की जो स्टैक है उसको प्रिंट कर देना था और ये डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन का मेथड कभी भी नहीं चलना था। ये बातें जो है जहन में रखने की हैं। इस लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर के इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी सिनेरियोज देखे हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा और वो हार्डकोर सिर्फ और सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन का लेक्चर होगा। आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। काइंडली इनकी प्रैक्टिस करें, बुक को कंसल्ट करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, रीड आउट करें, उनकी नॉलेज में अपनी नॉलेज में इजाफा करें उस नॉलेज को पढ़ के। और जो कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स और मिस्टेक्स हैं, इस तमाम लेक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसकी रोशनी में उनको पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें, मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें काइंडली। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आई विल बी कवरिंग दैम इन द क्यूए सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।